हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी चैलेंज सीरीज के अंतर्गत रिच डैड पुअर डैड को देख रहे हैं। यहाँ पर हम रिच डैड पुअर डैड के बुक को पढ़ रहे हैं और इसको हमने 7 दिन के अंदर समाप्त करने का आपसे वादा किया है और इसको 7 दिन के अंदर हम समाप्त करेंगे और उसके बाद एक नई बुक को आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको इस तरह से बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आइए अब हम सभी अपनी बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी ने 52 पेज नंबर तक नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं 53 पेज नंबर। अमीर डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीनों को 5 सालों से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजर जाती है। मैं समझ नहीं पाया। फिर डैडी बोले, जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी, जिसको ये अमीर डैडी कहते हैं, वो इनको समझाते हैं कि अब तुम्हें मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे सबक यहाँ पर सिखा दिए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा सबक जो है वो ये है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। इस बात का तुम्हें पता चल गया होगा क्योंकि पिछले 3 सप्ताह से तुम काम कर रहे हो। अब तुम्हें हर एक महीने को 5 साल से गुणा करना है और तुम्हें पता लग जाएगा तुम कितना पैसा 5 साल में कमा पाओगे। और तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि तुम जब लाइन में मुझसे मिलने के लिए, पैसा बढ़वाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उस समय तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था, कितना बुरा महसूस हो रहा था। तो ये समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे आखिर में तब कैसा महसूस हो रहा था जब मैं 2-2 3-3 घंटे लाइन में केवल कुछ पैसे बढ़वाने के लिए काम पर लगा रहता था ताकि मेरे कुछ पैसे बढ़ जाए, फिर भी नहीं बढ़ते थे। आइए आगे देख लेते हैं। भयानक, मैंने कहा। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, बहुत भयानक लग रहा था। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लग रहा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हें हाथ में 3 सिक्के थमा दिए थे। यहाँ पर कह रहे हैं, अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे ज़्यादातर लोगों की गुजरती है। और बताओ तब तुम्हें कैसा लग रहा था जब यहाँ पर मार्टिन, जो कि मिसेस मार्टिन है, इनके हाथ में 3 सेंट थमा देती थी। ठीक है, 3 छोटे सिक्के थमा देती थी जो कि 30 सेंट के बराबर होते थे। मुझे लगता था कि ये काफ़ी नहीं है। मुझे लगता था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने तो तुम्हें पूरी तनख्वाह दी। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे तुमको बहुत, वो बोलते हैं, जब उन्होंने मेरे हाथ में 30 सेंट दिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बेकार महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये 30 सेंट कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये बताते हैं कि ज़्यादातर कर्मचारी को भी इसी तरह लगता है जब उनको चेक मिलता है। लेकिन तुम्हें पूरा पैसा मिला था, तुमको पूरा पैसा उन्होंने दिया था। लेकिन जो ज़्यादातर कर्मचारी होते हैं उनके पैसे से टैक्स भी काट लिया जाता है, तब उनको दिया जाता है। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। मैं हैरान था। अब यहाँ पर ये हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इसका मतलब नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने पूछा। यहाँ पर इनके डैडी बताते हैं, जो सरकार होती है वो अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। और ये कहते हैं, ऐसा सरकार कैसे कर सकती है? टैक्स अमीर डैडी ने कहा, कहते हैं टैक्स के कारण लेती है। जब आप कमाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, यहाँ तक कि जब आप मर जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो यहाँ पर इनके डैडी कहते हैं, टैक्स के कारण आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी के अंदर तो हर चीज़ में टैक्स सरकार को देना ही पड़ता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। कहते हैं कि जो अमीर लोग रहते हैं वो ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन जो गरीब रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता, वो ही इस जाल में फंसते हैं और सरकार को ये सब करने का मौका देते हैं। पेज नंबर 55 पर आइए। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा
इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। ये 9 साल के थे और ये इस आंकड़े को समझ नहीं पा रहे थे, हैरान थे। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? और कहते हैं सरकार को ऐसा कैसे करने दे सकता है कोई व्यक्ति? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे और जो उनके अमीर डैडी रहते हैं वो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। मैं समझ गया था कि वे चाहते थे कि मैं सुनूँ, ना कि उनसे फालतू में सवाल करूँ, और ये समझ जाते हैं कि मेरे डैडी चाह रहे हैं कि मैं चुपचाप बैठूँ और वो जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनूँ और समझूँ। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कह पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? और ये सोचने लगते हैं अपने पिताजी की बात कि मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा टैक्स का रोना रोते थे। इसका मतलब वो ज़िंदगी उनको धक्का दे रही है और वो उस धक्के को समझ नहीं पा रहे हैं। अम्मी डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे-धीमे और खामोशी से हिलने लगे। अब इनके डैडी इनकी तरफ देखते हैं और हिलते हुए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीखने के लिए तैयार? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया और वो कहते हैं सीखने के लिए तैयार हो, और ये सिर हिला देते हैं। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। जैसा ये बता रहे हैं कि जो पैसे से कैसे काम करवाया जाए, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी भर पढ़ाई चलेगी। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, और जो इस तरह नॉर्मल पढ़ाई होती है वो कॉलेज में 4 साल तक जाते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो नौकरी पा जाते हैं। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरे धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी। अब इनकी जो ये धन कमाने की वाली पढ़ाई है, धन कैसे कमाया जाए, कैसे बनाया जाए, ये पढ़ाई ज़िंदगी के लिए चलने वाली है, ज़िंदगी भर चलने वाली है। और इसकी वजह ये है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कहते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जैसे थोड़ा-सा जान लेता हूँ तो मुझे और उससे थोड़ा जानने की ज़रूरत होती है कि इससे ज़्यादा मैं जान लूँ, इससे ज़्यादा जान लूँ। इस तरह से इनकी ये पढ़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है? ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते, और जो लोग होते हैं जो कमाते हैं, नौकरी करते हैं, वो इस विषय को पढ़ना ही नहीं चाहते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। उनके लिए बस मतलब ये रहता है नौकरी पर जाऊँ, तनख्वाह लूँ और चेकबुक लूँ और पैसा मिल जाए, पगार मिल जाए, बस बात ख़त्म हो जाए। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है? इसके बाद भी वो परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में आखिर पैसे की समस्या क्यों आ रही है? फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादातर पैसे के से उनकी समस्या सुलझ सकती है, और वो सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा अगर यदि पैसा मिल जाए तो मेरे जीवन की समस्या सुलझ सकती है। बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की कमी है। ज़्यादातर लोग ही समझ पाते हैं कि जो पैसे की कमी है उसको दूर करने का मात्र एक तरीका है धन के बारे में सीखा जाए, धन कैसे काम करता है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा, तो ये पूछते हैं मेरे डैडी से, क्या मेरे पिताजी इसीलिए परेशान होते रहते हैं क्योंकि वो टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं, धन कैसे काम करता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इनके पिताजी क्या कहते हैं, ध्यान देखिए। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। जब तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है। कहते हैं देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से समझना। पैसे से कैसे काम करवाया जाए इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो टैक्स है उसका एक मात्र छोटा-सा हिस्सा है। मैं अभी भी तुम में ये देखना चाहता हूँ कि तुम में सीखने की प्रबल इच्छा बची हुई है कि नहीं, तुम सीखना चाहते हो या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा ही नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को यदि कोई बात सिखाई जाए, जैसे कि मैं सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक आप हैं जिनको अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर करेंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते लेकिन पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। वे स्कूल जाते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं स्कूल जाऊँ और एक बढ़िया सा व्यवसाय सीख लूँ, कोई काम धंधा सीख लूँ और उसके अंदर नौकरी करूँ और बढ़िया पैसा कमाऊँ। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, लेकिन एक दिन उनको जागना ही पड़ता है जब उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते, और तब वो जो काम सीखे हैं उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें ये कीमत चुकानी ही पड़ती है।
है। और पैसे के लिए जो काम करते हैं उनकी यही कीमत होती है कि पैसे के लिए जो काम करते हैं उनको ज़िंदगी भर ही पैसे के लिए काम करना पड़ता है और इस बात को उनको चुकाना पड़ता है, ज़िंदगी भर इसका रोना पड़ता है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं, यदि आप सभी अपने पैसे से कैसे काम करवाया जाए इस बारे में सीख लेते हैं तो क्या होता है, पेज नंबर 5 पर देखिएगा, पेज नंबर 55। उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। यदि आप सभी सीखेंगे तो आपके सामने ये समस्या जो आ रही है ये कभी नहीं आएगी। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। कहते हैं क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो? मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। और उनके पिताजी पूछते हैं क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? ये कहते हैं हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। और कहते हैं इस बार फिर वापस अपने काम पर जाओ, अब इस बार बिल्कुल पैसा बंद, 1 भी रुपये तुमको नहीं दिया जाएगा। तुमने सही सुना है, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने ही तो कहा तुम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा। कहते हैं अभी तुमने ही कहा कि तुम पैसे के लिए अब काम नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा सारा पैसा बंद कर दिया है। अब तुम्हें 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तुम हर शनिवार 3 घंटे फ्री में काम करोगे। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने में जचा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुड़ जाओ। कहते हैं मैंने तुम्हारे दोस्त माइक से बात कर ली है, वो वहाँ पर जा कर के काम पर लग गया है। अब तुम भी जल्दी से जाओ और अपना काम शुरू कर दो और डब्बे को साफ करो और करीनों से जचाओ, लाइन से जचाओ। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन 2 महिलाओं और बूढ़े व्यक्ति की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। कहते हैं तुम ही बोले थे तुम सीखना चाहते हो। यदि मैं तुम्हें अभी नहीं सिखा पाया और तुम ना सीख पाए तो तुम भी उन 2 औरतों और बूढ़े की तरह बन जाओगे जो कि मेरे लिविंग रूम में बैठे रहते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल ना दूँ। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं परंतु वह गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। कहते हैं या तो तुम इन 2 बूढ़ी औरतों और या बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे या अपने पिताजी की तरह बन जाओगे जो कि पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो अपने गले तक पूरे कर्ज में डूबे हुए हैं, उस लोगों से कर्जा लिए हुए हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा यदि मिल जाए इनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं अगर तुम यही चाहते हो कि तुम कर्ज में डूब जाओ तो ठीक है, मैं तुम्हें फिर से 1 घंटे के 10 सेंट देने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करो। या दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम ये शिकायत लोगों से करो कि बहुत कम पैसा दे रहे हैं और इस नौकरी को छोड़ दो और किसी दूसरी नौकरी में जाकर काम करना शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने पूछा। अब देखो इनके समझ में नहीं आया और ये क्या पूछते हैं, ध्यान समझिएगा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। और वो अपने सिर पर उंगली रखते हैं, कहते हैं इसका इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। यदि तुम दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो एक दिन तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि मैं तुम्हें ये मौका दिया और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मैं वहाँ ये सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। और ये उस समय ये सोचते हुए खड़े रहते हैं कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है, कितना बेकार विकल्प दिया जा रहा है। पेज नंबर 56 पर आइए। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये यहाँ पर आए थे अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए, लेकिन अब मुझे इनको फ्री में काम करना पड़ेगा। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ। और कहते हैं इसका इस्तेमाल करो और यहाँ से अब चले जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ, देरी मत करो। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता
मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। कहते हैं मैंने अपने खुद के डैडी, असली डैडी जो कि गरीब हैं, उनको नहीं बताया कि मैं अब फ्री में काम कर रहा हूँ। इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो समझ ना पाते कि क्यों ये ऐसा कर रहा है, और मुझे कुछ ना कुछ कह देते या नौकरी से वहाँ से छुड़वा देते। और अ, मैं इसलिए भी नहीं बता रहा था क्योंकि इनको खुद को ही समझ में नहीं आ पाता था कि ये क्यों कर रहे हैं फ्री में काम। अगले 3 सप्ताह माइक और मैं 3 घंटे तक शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। कहते हैं 3 सप्ताह फिर हम दोनों मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ-साथ ये ज़्यादा आसान होता जा रहा था। कहते हैं वो काम बहुत परेशानी भरा तो नहीं था, और साथ ही साथ जैसे ही दिन निकल रहे थे वैसे-वैसे ये आसान होता जा रहा था। मुझे अफ़सोस था कि तो मुझे छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, अब मैं उसका मज़ा भी नहीं ले सकता था। कहते हैं कि मैं 2 चीज़ों के बारे में बहुत सोचा करता था। एक तो इनका था बेसबॉल गेम्स जिसको ये खेलते थे, और दूसरा कॉमिक्स जो कि पैसा पाने पर पढ़ते थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रिज के पास गए, उनमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और उसके बाद मेरे और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। देखो क्या होता है, तीसरे सप्ताह इनके डैडी ट्रक से आते हैं और आते ही दुकान में घुस जाते हैं, और जो मिसेस मार्टिन रहती है उनको गले लगाते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि आप बढ़िया काम कर रही हैं। और उसके बाद फ्रिज के पास जाते हैं और 2 आइसक्रीम निकालते हैं और उसका पैसा देते हैं, और उसके बाद इन दोनों को कहते हैं आओ चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे। ये सड़क पार करते हैं, कुछ कारें रहती हैं उनको पार कर देते हैं, कार को रोक यानी हाथ दे करके, चकमा दे करके उनसे बचते हुए चले जाते हैं पार्क में। और वहाँ पर क्या होता है आइए देखते हैं। जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे, दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कहते हैं वहाँ पर कुछ वयस्क थे, कुछ जवान थे जो कि बेसबॉल खेल रहे थे, और दूर ये पिकनिक की एक टेबल रहती है वहाँ पर बैठ जाते हैं और इन दोनों को आइसक्रीम देते हैं। कैसे चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। कहते हैं अब मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, जब उन्होंने पूछा कुछ सीखे, तो और एक देख करके अपने उस कंधे को उचकाते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं सीखा। ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। कहते हैं ये एक सबक और आपको सीखना चाहिए, ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो, तुम अब ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। कहते हैं ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है जो इस समय तुम कर रहे हो, इसके अंदर ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा हुआ है, इसको देखने की कोशिश करो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम इस जाल को देख लेते हो अपनी खुली आँखों से, तो तुम अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हो और मज़े से ज़िंदगी काट सकते हो। ये हम पेज नंबर 57 पर पढ़ रहे हैं। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। अगर तुम इस जाल को नहीं देख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन की तरह काम करते रहोगे, और जो इस पार्क में खेल रहे हैं उन लोगों की तरह दिन प्रतिदिन बनते जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दिन भर, लेकिन उसके बदले में इनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं, और ये नौकरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टी और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली ये थोड़ी-सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि हर साल 3 हफ्तों की छुट्टियाँ और 45 साल लगातार काम करने पर मिलने वाले पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटे कर सकता हूँ। तो कहते हैं अगर तुम इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे देना चाहूँगा। पहले ये 10 देते थे, अब 25 का ऑफ़र इनको दे रहे हैं। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनत भी करते हैं। कहते हैं लेकिन याद रखना ये बहुत अच्छे लोग हैं और मेहनत भी करते हैं।
फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैंने पूछा। कहते हैं यदि ये लोग अच्छे लोग हैं तो आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अमीर डैडी हंसने लगते हैं। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। कहते हैं मिसेस मार्टिन जो हैं वो मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं और मैं इतना कठोर भी नहीं हो सकता कि मैं उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। कहते हैं मैं तुम दोनों के सामने सारी चीज़ें साफ कर देना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ में तुमको अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। कहते हैं बहुत सारे लोग जब आगे की तरफ देखते हैं, अपने भविष्य की ओर देखते हैं, तो वो इतना आगे नहीं देख पाते जितना मैं देख रहा हूँ। वो बहुत कम देख पाते हैं, इसलिए उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो उस जाल को देख ही नहीं पाते जिसमें वो फँसे हुए हैं। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सकते थे। ये और माइक वहाँ पर कुछ देर तक सोचते हुए बैठे रहते हैं क्योंकि ये उनकी मतलब समझ नहीं पाते वो क्या कहना आखिर चाहते हैं। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम ये भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि उनकी बात बहुत ज़्यादा मुझको कड़वी लग रही थी और ये भी लग रहा था वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोलना चाहते हैं। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफ़र अच्छा नहीं लगा? कहते हैं क्या तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे पर काम नहीं करना है? क्या इससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? क्या तुम्हारी दिल की धड़कन इससे तेज़ नहीं हो रही है? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के लिए 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, मेरी धड़कन तेज़ हो गई थी लेकिन मैं झूठ बोला ना किया। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूँगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। कहते हैं ठीक है, अब अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें 1 घंटे का भी $1 दूँगा। अब मेरी दिल तूफ़ान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख-चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। कहते हैं, जब इतना उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूँगा, तो मेरा कान, मेरी धड़कन, हर चीज़ चीख-चीख के कहने लगी कि हाँ, इनकी बात को मान लो, हाँ कर दो। लेकिन ये शांत रहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, $2 प्रति घंटे। और फिर उसके बाद इनके अमीर डैडी कहते हैं पेज नंबर 58 पर, अच्छा $2 मैं तुम्हें प्रति घंटे वेतन देना चाहता हूँ, क्या तुम इस पर मंजूर करते हो? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। कहते हैं मुझे जब ये मैंने सुना $2 प्रति घंटे तो मैं उस पर चौंक गया और मेरे को लगा कि किसी ने मेरे दिमाग के अंदर जैसे बम फोड़ दिया। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। यदि मैं इस पर काम करने लगता तो मुझे ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती थी ये $2 प्रति घंटे की कमाई। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिखाई दे रही थी, नए बेसबॉल ग्लव्स दिखाई दे रहे थे मेरे पास। कड़क नोट मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों का जलन और तारीफ़ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश रहा। यहाँ पर इतनी भी सारी चीज़ें इनको दिख रही थी, फिर भी इसके बावजूद ये खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ गई थी, उसका फ्यूज़ उड़ गया था, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का उम, ऑफ़र मानने के लिए बेताब था और ये मन ही मन $2 प्रति घंटे का वेतन पर स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये कुछ कहते नहीं हैं। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की ठंड ठंडी आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट्स के टुकड़े थे जिनके मज़े चींटियाँ ले रही थी। कहते हैं कि वो आइसक्रीम मेरे हाथ में पड़े-पड़े पिघल चुकी थी और उससे जो वो आइसक्रीम चिपक रही थी तो उससे चींटियाँ उसको खा रही थी। अमीर डैडी हम दोनों
बच्चों को देख रहे थे जो आँख फाड़-फाड़ कर खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे, और वो 2 बच्चे जिनको इनके डैडी देख रहे थे, वो आँख फाड़-फाड़ के इनको देख रहे थे, इनकी तरफ देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये हमें क्या कह रहे हैं? उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे थे, और वे ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफ़र को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा, और ये उनकी इस समय परीक्षा ले रहे थे, और ये जान भी रहे थे कि इनका एक दिल का एक कोना ऐसा है जो कि इस ऑफ़र को मानने के लिए बेताब है, चाहता है कि इस पर ऑफ़र को मान लिया जाए। वे जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है। वे ये भी जानते थे कि चाहे जो व्यक्ति रहे, उसका दिल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि कमज़ोर होता है और ज़रूरतमंद होता है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे खरीदा जा सकता है और जिसे पैसा देकर के खरीदा जा सकता है। और वे ये भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान में एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो कि दृढ़ निश्चयी होता है, और जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता, उसको किसी भी कीमत दे करके भी खरीदा नहीं जा सकता है। असल सवाल ये था कि इनमें से कौन-सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम दोनों में कौन-सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है, इसकी बारी अब देखी जा रही थी। वो परख रहे थे कि इन दोनों में कौन-सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षाएँ ली थी। जब वे नौकरी माँगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। जब उनके पास कोई व्यक्ति नौकरी लेने आता था, तो उसी तरह के सवाल पूछते थे, और उनकी आत्माओं और मन दोनों का आपस में परीक्षा लेते थे। जो चीज़ जीत जाती थी, अगर उसके अंदर उनका दिल जीतता था, तो वो उसको नौकरी पर नहीं रखते थे। यदि उसकी आत्मा जीत जाती थी, तो उसको वो नौकरी पर रख लिया करते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई, और जब ये कहते हैं इनके पिताजी, $5 प्रति घंटे मैं तुम्हें दूँगा, कुछ था जो बदल गया था। ऑफ़र बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने-चुने वयस्कों के पास $5 प्रति घंटे का वेतन हुआ करता था। कहते हैं कि वो जिस समय ये बोले थे मुझे $5 प्रति घंटे दूँगा, उस समय दुनिया में कुछ ऐसे गिने-चुने लोग ही होते थे जिनके पास $5 प्रति घंटे का वेतन उनको मिला करता था। लालच ख़त्म हो गया था, और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। अब इनके अंदर कोई लालच नहीं थी, और उसकी जगह क्या ले ली थी? शांति ले ली थी। कि वहाँ पर एकदम शांति आ चुकी थी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शांति से बैठकर देख रहे थे। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था, वो खामोश हो चुका था। कहते हैं मैं धीरे से अपनी दोस्त को देखा, और जो मेरे अंदर खामोश ज़रूरतमंद हिस्सा था, वो अब खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था, वह आगे आ चुका था। अब इनका एक ऐसा दिल का एक ऐसा हिस्सा था, आत्मा का एक ऐसा हिस्सा था जिसको खरीदा नहीं जा सकता, वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। शांति और विश्वास जीत चुके थे। कहते हैं इसके अंदर जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर शांति और विश्वास अब जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुँच चुका होगा, और ये मन ही मन सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरा दोस्त भी सोच रहा होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उसकी कीमत इसीलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएँ होती हैं, डर और लालच। कहते हैं हर इंसान की एक कीमत होती है। वो कीमत इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि हर इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पहले होता है डर और दूसरे होता है लालच। पहला तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। कहते हैं पहला इसलिए होता है क्योंकि पैसे का डर होता है हमको कि अगर अगर पैसे का ना हुआ तो हम इसके बिना हम क्या कर पाएँगे। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है, तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। जब हमें पैसा मिलने लगता है, तो इसके बाद हमें लालच आ जाती है, या इच्छा की भावना जीतने लगती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। जैसे-जैसे आपके पास पैसा आता है, तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा?
इस तरह का हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। कहते हैं ऐसे चीज़ों को खरीदना हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, अच्छा बताओ किस तरह का पैटर्न? सुबह जागने, काम जाने, खर्च करने और सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, इस तरह का पैटर्न। सुबह जागो, काम पर जाओ और उस पैसे को पाओ, खर्च कर दो। सुबह जागो, काम पर जाओ और उसे खर्च कर दो। लोग की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी जो होती है इसी 2 चीज़ों के अंदर चलती रहती है, डर और लालच से। उन्हें अगर ज़्यादा पैसे दे भी दें तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। कहते हैं यदि उन्हें ज़्यादा पैसा दे भी दिया जाए तो वे इसी पैटर्न पर चलेंगे और अपना खर्च बढ़ा लेंगे। उनको ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ और इसी पैटर्न को मैं क्या कहता हूँ? चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। माइक पूछते हैं, क्या डैडी कोई दूसरा रास्ता भी है इसके अलावा? हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। ये रास्ता तो है लेकिन इस रास्ते को बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? मैंने पूछा। कहते हैं, और वो क्या रास्ता है? उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। कहते हैं उस रास्ते को तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और सीख रहे हो। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए। कहते हैं इसके बारे में कोई संकेत दीजिए ताकि वो रास्ता हमें जल्दी ही मिल जाए। माइक ने कहा, हम लोग मेहनत से काम करते-करते थक चुके हैं, ख़ासकर तब जब हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। कहता है, इसका दोस्त कहता है कि अब मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ क्योंकि हमें पैसा जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। कोई हमको संकेत दीजिए ताकि उस सबक को हम सीख पाएँ। इस बारे में कोई संकेत उसके बाद इसके बाद देखिए, पहला कदम तो ये है कि तुम लोग सच बोलो। कहते हैं पहला कदम तो यही होगा कि तुम दोनों सच बोलना शुरू करो। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। अब ये कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपके मन में जो भी सच्चा विचार है उसको हमेशा कह देना चाहिए, मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। कहते हैं कि इस बारे में कि तुम लोगों को ये काम करते हुए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तुम्हें ये है किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये खुद किसी और से नहीं कहना है, मुझसे नहीं कहना है, सिर्फ़ अपने आप से सच बोलना है। तुमको अपने दिल से सच बोलना है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है? इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते। क्या आप ये कहना चाहते हैं जो लोग इस पार्क में खेल रहे हैं वो लोग और जो मिसेस मार्टिन है ये सच नहीं बोलते अपने आप से? मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, इनके पिताजी कहते हैं। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसे नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ़ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इनके पास जब पैसा नहीं होता है ये अपने आप से सच नहीं बोलते, इसके बजाय ये लोग क्या करते हैं, उस डर के अंदर जीते हैं और अब एक ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, अपने दिल को काम में लेते हैं। उनका दिल जो कि एकदम हल्का है, बिल्कुल कोमल है, उसका उपयोग करते हैं, दिमाग का नहीं करते उपयोग। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उँगली ठोकते हुए कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी और इच्छा और लालच की भावनाएँ जाग जाती हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनकी खुशी, इच्छा और लालच की जो भावना होती है, वो जाग जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं और फिर से वो अपना मन मार करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं। तो कहते हैं माइक, क्या इसका मतलब वो लोग अपनी भावनाओं से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है और ये कहते हैं वो लोग अपने आप से सच नहीं कहते कि उन्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते और वो अपने दिमाग का प्रयोग कभी करते ही नहीं हैं।
वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, और वो नौकरी पर जाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, ज़्यादा पैसा आएगा और उनका पूरा जो डर है वो दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा। फिर वही डर उनको सताता है। एक दिन फिर वो नौकरी पर जाते हैं, फिर पैसा आता है, फिर डर आता है, फिर वो सोचते हैं कि फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा वो करते ही रहते हैं। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, उसी डर के कारण ही वो काम पर जाते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा ये करते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब वो डर है पैसे का वो उनका पीछा छोड़ देगा। परंतु हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। लेकिन हर रोज़ सुबह जब वो उठते हैं, सुबह होती है उठते हैं, तो उनके साथ उनका वो पुराना डर भी, वो चिंता भी, वो परेशानी भी उनके साथ उठती है। ये आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले उस डर की मौत हो जाएगी। और सच बात तो ये है कि पैसे उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी नहीं सोच पाते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर। लेकिन ये बात उनको नहीं पता चलती है कि उन्हें पैसा चला रहा है, ना कि वो अपने दिमाग को चला रहे हैं। और इनको ये भी नहीं पता लगता है कि जो उनकी भावनाएं रहती हैं उस पर कब्जा उनकी आत्मा ने कर लिया है। ये कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए, और ये कह करके वो शांत हो जाते हैं। माइक और मैंने उनकी ये बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर ये हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर लोगों को ऑफिस जाने में इतनी जल्दी क्यों होती थी। मैं अब समझ जा रहा हूँ। उन्हें अपनी नौकरी में ख़ास मज़ा नहीं आता था। उन लोगों को अपनी नौकरी करने में ख़ास मज़ा तो नहीं आता था, और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे, और वो नौकरी पर जाते थे लेकिन वो खुश नहीं दिखा करते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? फिर आखिर वो कौन-सी वजह थी जो उन्हें जल्दी सुबह उठा देती थी और ऑफिस भेज दिया करती थी? जब मम्मी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा। अब इनके डैडी देख लेते हैं कि ये बच्चे जितना सोच सकते थे उतना सोच लिए हैं, तो वो फिर से कहना शुरू करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ़ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम केवल अमीर बनो, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझ सकती। अमीर बनने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुमको जानना होगा। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा। अब यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं, क्या इसका मतलब मैं अमीर बनूँगा तो समस्या नहीं सुलझेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब कहते हैं कि आइए अब इच्छा के बारे में हम बातें करते हैं, जिसे लोग ज़्यादातर लालच भी कहते हैं। ये बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। कहते हैं ज़्यादातर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वे कुछ सुख सुविधाएँ, अच्छी चीज़ें जो कि उन्हें आनंद दे सकें, सुख दे सकें, उनको खरीद सकें, इसलिए वो काम करते हैं। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुश, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए वे काम करते रहते हैं। कहते हैं जो ज़्यादातर लोग रहते हैं उनके पास कुछ पैसा रहता है तो वो खुशी भी कुछ पल के लिए रहती है, लेकिन उनको ज़्यादा खुशी चाहिए, ज़्यादा आनंद चाहिए और ज़्यादा
सुरक्षाएँ चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, और ये वो सोचते हैं कि ये जो पैसा है वो डर और उनकी आत्मा परेशान है उसको भी शांत कर देगा, परंतु पैसा ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं कि पैसा जो है ये काम कभी भी नहीं कर सकता है, अमीर लोग के बाद बाद भी नहीं, अमीर होने के बाद भी नहीं। माइक ने कहा, कहते हैं क्या अमीर हो जाऊंगा इसके बाद भी नहीं? हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अब अमीर डैडी कहते हैं हाँ, अगर तुम अमीर भी हो जाते हो तब भी यह डर नहीं जाएगा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। कहते हैं जो बहुत सारे अमीर लोग दिखते हैं वो इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा है, वो इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनके अंदर डर है। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर। कहते हैं दौलत हो तो पैसे ना होने का डर। अगर उनके पास दौलत हुई और पैसा ना हुआ तो वे गरीब होने का डर से अमीर दिखने का ढोंग करते हैं, और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब उसके खोने की चिंता सताने लगती है और इसलिए वो अमीर दिखते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, और वो सोचते हैं अब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, और वो फिर से ढोंग करने लगते हैं अमीर बनने का। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितना वे अपने गरीब दिनों में थे। कहते हैं मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पहले गरीब थे लेकिन आज करोड़ों डॉलर उनके पास है, लेकिन फिर भी आज वो उससे भी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जब वो गरीब थे जितना परेशान थे उससे कई गुना परेशान वो आज दिख रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो ना दें। वो फिर से सोच रहे हैं कि कहीं पर मैं फिर से गरीब न बन जाऊं, मेरी सारी दौलत खो ना जाए। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। अब अमीर बनने से पहले जो वो सोच रहे थे अब वो डर उनको और भी ज़्यादा सताने लगे हैं कि मैं फिर से उसी हालत में ना चला जाऊं। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो-आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते। अब वो अपने जो उनके आलीशान बंगले हैं, कार हैं और जो उनके आराम करने के जगह हैं, उन सभी को वो खोना नहीं चाहते। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे, और वो ये बात सोचते रहते हैं कि अगर वो फिर से कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे, उनका किस तरह मजाक उड़ाएंगे। इसी चिंता की वजह से वे लोग न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं परंतु उनके पास पहले से ज़्यादा पैसे हैं। कहते हैं वो लोग भले ही अमीर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं, लेकिन वो एक गरीब से भी ज़्यादा बेकार हैं, गरीब से भी गए गुजरे हैं। तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। आप कहते हैं यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी, इसका मतलब मैं गरीब रहूँ यही आप चाहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि गरीब रहो। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। कहते हैं पैसे से दूर रहना भी उतना बड़ा ही पागलपन होगा जितना कि पैसे से दूर भागना होता है। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें से कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के बाद इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतें को दिलचस्पी के साथ देखते रहे, जबकि उससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। कहते हैं उस समय एक पागल आता है और वो कबाड़ जिसके अंदर डस्टबिन रहती है उसके पास जाता है और उसमें से कुछ ढूंढ कर निकालने लगता है, और हम तीनों उसको बड़े ही आनंद के साथ देख रहे होते हैं। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास जा कर के उसे दे दिया। पैसा देखते ही वह तत्काल आया और उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत होने पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। कहते हैं मेरे डैडी उसको देखे और उनसे रहा नहीं गया और अपनी पर्स से वो $1 निकालते हैं और उस गरीब बुड्ढे को
देते हैं और वो उनको बहुत सारी दुआएँ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। कहते हैं ये जो पागल है इसके अंदर और मेरे जो कर्मचारी हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसा बहुत से मेरे ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो चाहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए 8 घंटे की नौकरी करते हैं। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? अगर तुम ही बताओ उन्हें नौकरी अच्छी नहीं लगती तो फिर वो नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूस भरे आदमी से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। कहते हैं ये पागलपन उस कंजूस से भी ज़्यादा बड़ा पागलपन है जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मार कर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार ये कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा ये भी कहा करते थे, मैं इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। और वो अपनी भावनाओं को अपने विचारों को छुपाने के लिए अक्सर ये कहते थे कि मुझे पैसा तो नहीं चाहिए, मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आता है मेरा काम करना। हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से ना निकल जाएं। तो कहते हैं कि ये पूछते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए? यही कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं यही कि हमें पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करना चाहिए जब तक हमारे मन में लालच हो जब तक हमारे मन में लालच या डर हो तब तक हमें इस पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। नहीं उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। नहीं तो इसके अंदर अगर आप ऐसा करते हो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। ये भावना एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंसान है, इंसान के कारण ही ये पूरी सृष्टि है और इसको ही कहा गया है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने सामर्थ्य में करो। कहते हैं अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखो और इनका इस्तेमाल अपने सामर्थ्य में, अपनी ऊर्जा में करो, ना कि अपने विरोध में अपने इसके उल्टे सीधे प्रयोग में किया जाए। आह! माइक ने कहा। माइक आह भरते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। कहते हैं अपनी भावनाओं पर तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए यदि तुम्हें आ नहीं रहा है। इसकी कोई चिंता मत करो कि तुम्हें समझ में नहीं आया। आने वाले कुछ सालों में सारी चीज़ें तुमको समझ में आने लगेगी। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। ज़्यादातर लोग को अपने दिमाग से सोचना चाहिए लेकिन वो नहीं जानते कि वो दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल से सोचते हैं। उनकी भावनाएँ तो आपकी होंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। कहते हैं आपको इसलिए अपने दिमाग से हमेशा सोचना चाहिए ना कि दिल से, क्योंकि दिमाग का काम ही होता है सोचना। उसको इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे सके सोच करके। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने कहा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इसका आप कोई मुझको उदाहरण दीजिए कि इसको किस तरह सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्यों नहीं? अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। जब कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो क्या होता है उस समय उसकी जो भावनाएं होता है, उसका जो दिल है वो उसका फैसला करता है। वो जो बात कहता है वो उसका मन नहीं कहता है, उसका दिमाग नहीं कहता है, वो उसकी भावनाएं कहती हैं।
इस विचार का असली कारण है पैसे ना होने का डर। ये कोई इंसान नौकरी कब खोजता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता। पैसे ना होने का डर ही उसे नौकरी खोजने पर मजबूर करता है। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। मैंने कहा, अभी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लेकिन पैसा ना होगा तो ये ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो इनके डैडी कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही, पैसा चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है। कहते हैं, ये विचार उनके मन में तब आया जब उनके पास पैसा नहीं था, डर था, तब ये विचार आया। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अब यहाँ पर माइक समझ नहीं पाता है। अब डैडी क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपए के सहारे उस डर को मार दिया जाए। कहते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आपको तुरंत नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ रुपए मिलेंगे जिससे कि आप उस डर को मार नहीं सकते हैं। इसके बजाय आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? और आप खुद से पूछ सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाला है इस डर को लंबे समय तक कैसे हटाया जा सके? क्या इसको नौकरी से हटाया जा सकता है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होगा, और आप में से ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होगा, नहीं, इससे नहीं हटाया जा सकता। खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकाल समस्या का आपातकालीन समाधान है। जब आप ध्यान से देख लेंगे, किसी आदमी का विश्लेषण कर लेंगे, तो देख लेंगे कि नौकरी के द्वारा व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैंने तुरंत ये कह दिया कि मेरे डैडी तो यही कहते थे कि स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, और वहाँ पर पैसे बढ़िया से कमाओ। और ये हड़बड़ी में ऐसा बोलते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अब इनके पिताजी कहते हैं, अब मैं समझ सकता हूँ वे ऐसा क्यों कहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सलाह देते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा विचार होता है। ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए और नौकरी करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही सरल विकल्प होता है। परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। लेकिन लोग जो ये सलाह देते हैं, इसके पीछे भी उनका डर छुपा हुआ रहता है। आपका ये मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं मेरे पिताजी डरे हुए हैं? हाँ, हमें डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे पिताजी इस बात से डरे हुए हैं कि तुम शायद तक पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज के लायक नहीं बन पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारे पिताजी की चुगली नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझना, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। वे तुम्हें से प्यार करते हैं, तुम्हारी भलाई सोचते हैं, इसलिए तुमको नौकरी लेने के लिए कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है, शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है। और ये कहते हैं, हाँ, उनका डर भी एक तरह से सही है। अगर शिक्षा और नौकरी नहीं मिली तो आखिर तुम क्या करोगे? तुम्हें वो चीज़ चाहिए भी, ये बात सही है। परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। लेकिन यदि तुम नौकरी ले भी लेते हो, लेकिन इससे तुम्हारा डर नहीं मरेगा। वही डर जो तुम्हें सुबह उठकर रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने का इतना जोर देते हैं। कहते हैं कि वही डर जो तुम्हें सुबह उठकर रुपए कमाने के लिए मजबूर करता है, उसी डर के कारण ही वे तुम्हें स्कूल जाने के लिए सुबह मजबूर करते हैं, ताकि तुम स्कूल जाओ और पढ़ो और अच्छी नौकरी पाओ। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। और कहते हैं, अच्छा बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सीखना चाहिए। कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत क्या होती है, उस पर काबू कैसे पाया जाए, उस बारे में सीखना चाहिए। पैसे का डर तुम्हें दिमाग से निकाल देना चाहिए, और तुम्हें पैसे का डर जो होता है, पैसा कैसे कमाऊँगा, इस डर को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। कहते हैं, अगर तुम इस चीज़ को नहीं सीखोगे मेरे से, तो तुम एक दिन ऐसा आएगा जब पैसे के गुलाम बन जाओगे, मात्र पैसे के लिए ही काम करोगे। आइए पेज नंबर 64 पर देखते हैं। अब उनकी बात मेरे समझ में आ रही थी। अब उनकी बात इनके धीरे-धीरे समझ में आने लगी। वे हमारे विचार को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे।
वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती हैं और उनके कर्मचारी नहीं देख सकते हैं या मेरे डैडी नहीं देख सकते हैं, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर रूप से लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाया। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा हुआ है। कहते हैं जो वो समझा रहे थे अब मैं आखिरकार समझ रहा था, और जो जिस चीज़ को ज़्यादातर कर्मचारी नहीं देख पा रहे थे, ज़्यादातर लोग नहीं देख पा रहे, यहाँ तक मेरे पिताजी भी नहीं देख पा रहे थे, उसे मैं भली-भाँति अब देख सकता था और उस जाल से मैं बचने के लिए तैयार हो चुका था। देखो आखिरकार हम सभी ये लोग कर्मचारी हैं। हम केवल अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। कहते हैं हम सभी यहाँ पर कर्मचारी हैं, हम अलग-अलग तरह के काम को करते हैं। मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इस दो फंदों से बचे रहो। इसका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। कहते हैं डर और लालच, इन दो चीज़ों से तुम दोनों हमेशा के लिए बचे रहना और इसका प्रयोग अपने समर्थन में करना, अपने खुद की भलाई के लिए करना, ना कि विरोध में। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को ये नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए, उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। अगर तुम डर और इच्छा पर काबू नहीं पाते हो, लालच पर काबू नहीं पाते हो, तो तुम चाहे ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन तुम अमीर नहीं कहलाओगे। तुम असल में क्या कहलाओगे? तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही कहलाओगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? तो यहाँ पर पूछते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, मैं इस जाल से कैसे बच सकता हूँ? गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है। पैसे और गरीबी का मुख्य कारण अज्ञान होता है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार, अमीर लोग या खुद ओढ़ा हुआ डर है या अज्ञान है जो लोग को इस जाल में फंसाए रहते हैं। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जाता है। कहते हैं कि इसीलिए तुम लोगों को स्कूल तो कम से कम जाना चाहिए और कॉलेज जाना चाहिए, वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जाता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में करा जाए। कहते हैं मेरे डैडी के पास सारी चीज़ें थी, डिग्रियां थी, यहाँ तक कि बहुत पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उनके सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ उनको स्कूल ने नहीं सिखाया कि अपने डर को किस तरह से काबू में किया जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने डैडी से अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख रहा था। अब ये समझ चुके थे कि मेरे जो गरीब डैडी हैं उनसे मैं अलग चीज़ें सीख रहा हूँ और महत्वपूर्ण चीज़ें सीख रहा हूँ। तो आप पैसे ना होने के डर के बारे में रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। कहते हैं आप पैसे के बारे में कुछ बता रहे थे, अब बताइए पैसे की इच्छा हमारे सोच पर किस तरह से असर डालती है? तुम्हें तब कैसा महसूस हो रहा था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? कहते हैं कि अभी मैंने जब तुमको कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तब तुम्हें कैसा लगा था? तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छा किस तरह बढ़ रही थी, और तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी, तुम्हारी भावनाएं किस तरह बढ़ रही थी, तुम्हारे मन में गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें आने लगी थी। हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी और ये कहते हैं हाँ ऐसा है। पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इसी कारण तुम लोग ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। कहते हैं इसीलिए तुम दोनों ने अपने भावनाएं जो तुम्हारी थी, लालच थी, उसके सामने हार नहीं मानी और तुम दोनों ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया और इस बात से तुम्हें सोचने का वक्त भी मिल गया कि तुम्हें आखिर क्या करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो। कहते हैं इसीलिए तुम्हें लालच लालच का
प्रयोग अपने समर्थन में करना है, लालच और डर का प्रयोग अपने समर्थन में करना है और लंबे समय तक करते ही रहना है। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। कहते हैं जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको अपने दिमाग पर कभी भी हावी मत होने देना। इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने देना और अपने विचारों को कभी भी गंदा मत होने देना, दूषित मत होने देना। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डर का और लालच का इस्तेमाल अपने विरोध में करते हैं। ये अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ज़्यादातर लोग तनख्वाह और चेक और अच्छी सुरक्षित नौकरी और तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी को उसी में लगा देते हैं, उसी में ख़त्म कर देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं, भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरह ले जा रहे हैं। कहते हैं आखिर वो इसके अंदर भागते ही रहते हैं, ये कभी सोचने का प्रयास भी नहीं करते कि ये भावनाएं उन्हें किस तरफ ले जा रही हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रहता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होता है। कहते हैं ये वही बात हो गई कि जो बैलगाड़ी खींचता है गधा, उसके सामने एक गाजर लटका दी जाती है जो कि उसके नाक के बिल्कुल पास में होता है। उसका मालिक गाजर लटकाए रहता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कहते हैं कि जो वो मालिक रहता है वो जहाँ जाना चाहता है उस गाजर के कारण वो वहाँ पर चला जाता है, लेकिन जो गधा रहता है वो देख नहीं पाता वो कहाँ जा रहा है। उसका केवल लालच रहती है उस गाजर को पाने की और वो दौड़ लगाता रहता है। गधा तो कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। कहते हैं जो ये गधा होता है कल इसके सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करते रहेगा और मालिक फिर से जहाँ उसको जाना रहता है वहाँ पर पहुँच जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस समय मैंने एक बेसबॉल ग्लव्स और खिलौने के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई जो गाजर के पीछे भाग रहा था, माइक ने कहा। माइक कहते हैं कि इसका मतलब जब मैंने ग्लव्स के बारे में और खिलौने के बारे में सोचा तो मैं गधा बन चुका था और उस गधे की तरह मेरा मन भी भागने लगा था। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रोब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ये धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होगे उस तरह तुम्हारे सपने भी बड़े होने लगेंगे, तुम्हारे खिलौने भी बड़े होने लगेंगे। तुम कार लेना चाहोगे, नाव लेना चाहोगे, घर लेना चाहोगे। डर आपको दरवाजे से बाहर धकेल देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है। कहते हैं जो ये डर होता है ये दरवाजे से आपको बाहर की तरफ ढकेलता है और जो इच्छा होती है अंदर बुलाती है। आपको चट्टानों की तरह ललचाती है, यही जाल है। कहते हैं ये दोनों चीज़ें आपको चट्टानों की तरफ ललचाती हैं, यानी जिधर चट्टान रहता है उस तरफ आपको ललचवाती हैं कि आप उस चट्टान के नीचे आ जाएं। तो आपकी तो तो इसकी ये काट क्या है? अमीर डैडी ने कहा। यहाँ पर क्या कहते हैं अमीर डैडी, तो बताओ इसकी काट आखिर क्या है? डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका डर भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। कहते हैं इसका मुख्य कारण ये होता है कि लोगों के अंदर डर और इच्छा दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। धन की गाजर है, कहते हैं धन ही गाजर है। यहाँ पर जो गाजर कही गई है वो एक प्रकार का धन है जो कि भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। कहते हैं अगर गधा पूरा तस्वीर को एक तरह से देख लेता तो वो गाजर का कभी पीछा ही नहीं करता, उसके पीछे भागता ही नहीं। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। अमीर डैडी यहाँ पर फिर समझाते हैं कि जो आदमी
रहता है उसके ज़िंदगी जो होती है अज्ञान और ज्ञान के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। क्या अज्ञान है क्या ज्ञान है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अंधकार घुस आता है। यदि आप सभी ज्ञान का खोज करना बंद कर देते हैं, ज्ञान अर्जित करना बंद कर देते हैं, तो अपने आप ही अंधकार आ जाता है। ये संघर्ष हर पल होता है, इसीलिए हमें ये फैसला करना चाहिए या सीखना चाहिए कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए और इसे बंद कर लिया जाए। इसलिए आपको ये फैसला करना है, आपको अपने दिमाग को खुला रखना है या बंद कर दिया जाए। दोस्तों कल की वीडियो में हम सभी पेज नंबर 65 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी को यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।